अगर बौद्धिक जगत इस विषय पर चिंतन कर रहा है तो ये निश्चित तौर पर समझने की बात है कि आज ये स्थिति पहले से ज्यादा जटिल और विकराल होती जा रही है। और हम लोग धीरे धीरे करके न केवल इसको आप ये कहिए कि राजनीतिक गिरोहबंदी, बल्कि बौद्धिक क्षेत्र में भी, जिसको हम कहते हैं पढ़े लिखे लोगों की के भीतर भी ये ऐसी स्थितियां पैदा होती दिखती हैं, हम लोगों को प्रकट रूप में दिखती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि चर्चा करने की बात हो। और वहीं दूसरी ओर अगर आप भारत से बाहर जब आप निकल रहे हैं तो बगल में ताजिकिस्तान है, आप चले जाइए, आप मॉरिशस चले जाइए, जहां आप किसी भी वहां के बड़े नेता, बड़े पत्रकार, बड़े लेखक जो भी हैं, उनके सभी लोग यहीं से गए हुए हैं। और वो अपनी पहली जनरेशन जो कि मॉरिशस में पहुंची उसका नाम लगाते हैं। आप उठा के देख लीजिए, शिव सागर, राम गुलाम से लेकर के वहां के आज के जितने लोग हैं, जितने भी लोग होंगे, उनमें किसी के नाम के आगे आपको जात लिखी हुई नहीं मिलेगी। तो सवाल यह है कि जात लिखी भी हो, लेकिन जातिवादी जो एक विचार मानसिकता, उसका क्या नुकसान हो रहा है, ये ज्यादा देखने समझने की जरूरत है। मैं एक बार आप लोगों को याद होगा कि जब मायावती और बीजेपी के बीच में संबंध काफी बिगड़े तो बीजेपी ने काफी मायावती के खिलाफ काफी कुछ बातें कही। तो मैंने अपने योगी जी के गुरु जी जो महंत अवेद्यनाथ जी हैं उनका एक इंटरव्यू किया। तो उन्होंने 3-4 बातें ऐसी कही जो लगातार मेरे दिलो दिमाग बनी हुई। उनका ये कहना था कि ये जो लोग बड़ी बड़ी बातें आज अम्बेडकर को लेके कर, अम्बेडकर पर भी उस पर सवाल खड़े हुए, कई तरह की बातें उठी। तो उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर, जिन पर इतने सवाल आज खड़े हो रहे हैं, खड़े कराए जा रहे हैं, वो अगर इस्लाम कबूल कर लिए होते और उन्होंने जो है बुद्धिज्म को न स्वीकार किया होता, उनका बुद्ध को तो हम खुद ही एक अवतार मानते हैं, भगवान बुद्ध को, अगर नहीं किया होता तो क्या स्थिति होती। तो उनका ये कहना था कि हिंदू समाज को तो उनका ये उपकार मानना चाहिए कि उन्होंने जो गुस्से का जो इजहार था वो बुद्ध बन करके उन्होंने उस इजहार को किया। और उनका ये भी कहना था कि हम लोग जो आर्थिक तौर पर मजबूत लोग हैं, उन्होंने धीरे धीरे करके दलितों के परंपरागत रोजगार को भी, जब थोड़े से टेक्नोलॉजी आई और आई तो पता चला कि जो गाँव में उनके कारोबार जो थे, जिसपे जो थे उस पर लोगों ने अपना कब्जा कर लिया। आगरा का जूता उद्योग देख लीजिए, लेदर की इंडस्ट्री को देख लीजिए, तो किन लोगों के पास है। ये सारे सवाल उठे अपनी जगह, ये अपनी जगह है। लेकिन राजनीति ने, मुझे लगता है कि राजनीतिक धारा ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, खासतौर पर वोट लेने के लिए। एक महाशय का विजिटिंग कार्ड मैंने देखा जिसमें गॉडफादर लिखा हुआ था। मैंने पहले अपनी जिंदगी में इतने लंबे पत्रकारिता के जीवन में मैंने किसी ऐसे जातीय समूह के नेता का ऐसा विजिटिंग कार्ड नहीं देखा जिसमें लगा हो कि वो फलां के गॉडफादर है। जो तो सवाल ये है कि ये जो गॉडफादर की राजनीति है, जो ये है, जो बौद्धिक जगत में जो इस तरह की चीजें आ रही हैं, और इसके नुकसान क्या है। ये जातीय गिरोहबंदी धीरे धीरे करके जिस तरह बढ़ रही है, तो हमें लगता है कि ज्योतिबा फुले से लेकर के, बाबा साहब से लेकर के, गांधी जी से लेकर के, और से लेकर के जो बड़े बड़े लोगों का, तमाम बड़े बड़े विचारकों का, लेखकों का, पत्रकारों का जो संघर्ष या जो सोच रही है, उससे अलग एक भारत बनता हुआ दिख रहा है। और ये बटा हुआ, अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ भारत, वो निश्चित तौर पर वह भारत नहीं होगा जिसके बारे में हम लोग बौद्धिक जगत के लोग सोचते हैं। और मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो मेरे संपर्क में बिहार के कई ऐसे मित्र थे जो कि आए, तो मुझे लगा कि मुझे अपना नाम जो है, इसमें नाम के आगे से सिंह हटा लेना चाहिए। मैंने हटा लिया। अब हटाने के बाद, तो हटाने के पहले तो लोग नहीं पूछते, लेकिन हटाने के बाद मुझे जरूर पूछते थे कि आप अरविंद कुमार लिखते, उसके आगे क्या लिखते हैं। तो फिर मैं इतना ऊब गया कि मुझे लगा कि यार ये हटाना ये फर्जी चीज है, और उसके आगे वाला लोग पूछते रहेंगे। और अब उस तरह का डिबेट, पॉलिटिकल डिबेट नहीं हो रहा है। मैंने देखा है, आप अगर गौर करेंगे तो बहुत सारे सवालों पर, खासतौर पर जातिवाद को कैसे समाप्त किया जाए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चौधरी चरण सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने
उन्होंने बाकायदा इस बात का ऐलान कर दिया कि जो जातीय संगठन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको हम अनुदान देना बंद कर देंगे, वो अपना जो है नाम बदलें जो है। ऐसे बहुत सारे नाम बदले गए और तमाम जो है सबसे ज्यादा प्रभावित तो उसमें जाटों की संस्थाएं हुई जो है। अगर आप उठा के देखिए तो मैं लास्ट टाइम इलेक्शन में मैं गया तो जो बड़ौद का जो सबसे बड़ा कॉलेज है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसका नाम चौधरी साहब ने खड़े खड़े बदलवा दिया, जो जाटों का ही था वो। वैसे इंस्टीट्यूट बहुत सारे जो है। तो अब सवाल ये कि ये सारी चीजें अपने वो है, लेकिन ये जातिवाद हमारे पूरे समाज को किस तरह का नुकसान पहुंचा रहा है, ये सारी बातें करते करते देखिए इस पूरे देश भर में मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदी प्रदेश है उसमें कुछ ज्यादा गंभीर और जटिल समस्या के रूप में ये नजर आ रही है जो, और उसका समाज पर, सामाजिक तनाव के तौर पर भी असर पड़ता हुआ दिख रहा है। और निश्चित तौर पर आजादी के आंदोलन में, जैसे विक्रम जी कह रहे थे, आजादी के आंदोलन में आंदोलन के दो चरण थे। एक तो 1857 के दौरान का जो चरण था उसमें दो ही जातियां थी, एक अमीर और एक गरीब, माने जागीरदार थे या फिर बिल्कुल उन पर आश्रित लोग अगर उठा के देखेंगे। और लिटरेसी हमारी केवल 1% थी, पढ़ने लिखने वाले लोग बहुत कम थे, लेकिन समाज में एकता बहुत ज्यादा थी। और वो जो लड़ाई हुई 1857 की, उसमें विभिन्न जातियों के लोग ही नहीं, हिंदू मुसलमान और विभिन्न धर्मों के लोग हम कहते हैं, उन लोगों ने बहुत एकजुटता के साथ उस लड़ाई को लड़ा था। और वैसा फिर वो लड़ाई जो है बंगाल के विभाजन के बाद वो बिखर गई। अंग्रेज तो चाहते ही थे, तभी से उन्होंने जिस तरह की परिस्थितियां पैदा की, जागीरदारियों में भी जो कैरेक्टर जो एक नए डेवलप किए, उसमें तमाम अगर आप उठा के देखेंगे तो पूरी आर्मी का कैरेक्टर उठा के देख लीजिए, जमींदारियों का कैरेक्टर उठा करके देख लीजिए, इन सब में उन्होंने अलग अलग अपने हिसाब से समाज के भीतर विभाजनकारी जो बीज बोए थे उनको खत्म करने का एक समय था। देखिए ये बात सही है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इसमें बहुत सारे समूह शामिल हैं जो कि बहुत ही वंचित रहे हैं। इनको तो निश्चित तौर पर एक जगह इस डेमोक्रेटिक सेटअप में मिलना जरूरी था, लेकिन अब देखेंगे तो बहुत सारे टुकड़े टुकड़े में बहुत सारे ऐसी राजनीतिक दौर में नई नई बातें आ रही हैं सामने, और जिस तरह के बिखराव और जिस तरह के एक दूसरे के खिलाफ जो है टीका टिप्पणियां हो रही हैं, जिस तरह से चीजें बिगड़ रही, मुझे लगता है कि बौद्धिक जगत को मिल करके बहुत गंभीरता के साथ कुछ सोच करके कुछ समाधान निकालने की एक जरूरत है। और इस दिशा में आज की जो परिचर्चा है, मुझे लगता है, क्योंकि मैं पिछले 2 साल 2.5 साल में तो मुझे याद नहीं आता कि कोई ऐसा सेमिनार संगोष्ठी हुई होगी जो इस विषय पर हुई हो। इसके बजाय बहुत सारे जो है, और खत्म करूं अपनी बात, इसके पहले मैं 1857 के जब 150 साल हुए तो तमाम जातियों के लोग डाक टिकट अपने जातीय लोगों के जारी कराना चाहते थे साहब उनके, क्योंकि मैं डाक पर किताब वगैरह लिखा तो काफी लोगों ने फला ये हमारे समुदाय के गौरव, हमारी जात के गौरव है फला। तो मैं बैठा था और डाक भवन में हमारे मित्र थे, मैंने कहा कि ये इन लोगों ने राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी थी या जातियों की लड़ी थी। एक ठाकुर साहब का पत्र बड़े, उससे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का पत्र है, वो साहब इन पर जारी कर दीजिए। कोई ये हो रहा साहब मतलब वीरांगना उदा देवी पासी पे जारी कर दीजिए। ये क्या मतलब मजाक ही, ये लोग क्या इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे? नहीं लड़ रहे थे। अच्छा, चूंकि ये सारा तो हमने उस समय 1857 के जो पहले शहीद पत्रकार थे मौलवी मोहम्मद बाकर, वो उन पर हम लोगों ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कार्यक्रम किया और हमने कहा कि हमारी जो बिरादरी है लेखकों पत्रकारों की, वो तो लेखकों पत्रकारों की, मौलवी बाकर हमारे पहले शहीद हैं, वहां से लेके गणेश शंकर विद्यार्थी तक की जो परंपरा है। तो सवाल ये इनको अगर हम लोगों ने मान लिया कि ये कुछ जातियों के नायक हैं या राष्ट्रीय नायक हैं, तो अब बड़ी अजीब बात यह है कि तमाम राष्ट्रीय नायकों को जातियों के नायक बताने की कोशिश हो रही। मैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं उन नामों को, इसलिए मैं नहीं कहूंगा। मैं यहाँ अपनी बात खत्म करते हुए ये जरूर कहूंगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है और निश्चित तौर पर विक्रम जी, अरुण जी और प्रेमपाल जी जैसे विद्वान हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसा
हम सुझाव देंगे कि मुझे लगता है कि कोई एक राह निकालने में, और बौद्धिक जगत ही है जो जिसको कहिए कि एक तटस्थ होकर बहुत सारे बातों पर रख सकता है, क्योंकि पॉलिटिशियन को तो जहां वोट दिख रहा है निश्चित तौर पर उधर ही जाते हैं। बहुत आभार। और विक्रम जी, शिवेन जी, आप सब लोगों को बहुत आभार। नमस्कार।